नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। आपके लोन की ईएमआई का बोझ फिलहाल नहीं होगा कम। रिजर्व बैंक ने दरों में नहीं किया कोई बदलाव। राजन बोले महंगाई और वित्त घाटे पर नजर। क्रेडिट पॉलिसी से बाजार भी निराश। सेंसेक्स 285 पॉइंट टूटा। खराब ग्लोबल संकेतों ने किया आग में घी का काम। रेल बजट के पहले प्रभु की नई मांग। रेल मंत्रालय ने कहा सस्ते यात्री किराए और माल भाड़े से होने वाले नुकसान की भरपाई करे वित्त मंत्रालय। आवाज एक्सक्लूसिव। आपको बजट में मिल सकता है अपनी सैलरी का ब्रेकअप तय करने का अधिकार। पीएफ, एनपीएस, इंश्योरेंस को चुनने की होगी आजादी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। बिरला और लफार्ज के बीच 5,000 करोड़ की सीमेंट डील टूटी। बिरला कॉर्प ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। टीवी, फ्रिज की तरह अब आपकी कारों को भी मिलेगी रेटिंग। माइलेज बताने के लिए दिए जाएंगे स्टार। कल ऑटो एक्सपो से पहले दो बड़े लॉन्च। वॉक्सवैगन ने उतारी कॉम्पैक्ट सेडान। AMEU, रॉयल एनफील्ड ने भी पेश की हिमालयन। सबसे पहले बात आपके जेब से जुड़ी खबर की। फिलहाल आपकी होम लोन और ऑटो लोन की EMI कम नहीं होगी। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। CRR 4% पर ही बरकरार है। रिवर्स रेपो रेट 5.75% पर स्थिर है। मार्च 2017 तक 5% महंगाई का अनुमान लगाया गया है। RBI गवर्नर रघुराम राजन ने मानसून अच्छा रहने पर महंगाई घटने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आगे दरों में बदलाव मानसून पर ही निर्भर करेगा। There are some risks which could also pull inflation down, such as a good monsoon next year. Of course, I think there's a lot of speculation on whether after two bad monsoons you're almost sure to get a good monsoon. I leave that to the meteorologists to figure out. But nevertheless, there are some downside risks as well as upside risks. कोटक महिंद्रा बैंक के MD उदय कोटक का कहना है कि अप्रैल के बाद कर्ज सस्ता हो सकता है। RBI की नजर फिलहाल सरकार के वित्तीय घाटे पर है। I think today's monetary policy was completely on expected lines. The governor has and the RBI have made it clear over last few quarters, in fact, saying that they would obviously look at number one, signals on inflation, and number two, more importantly, fiscal policy, which is expected very shortly in terms of continuity of the monetary accommodation. I do believe that interest rates will get more soft sometime after middle or end of April. रिजर्व बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी में रेट कट तो नहीं किया है, लेकिन बैंकों को NPA की प्रोविजनिंग और राइट ऑफ के दबाव से बचाने के लिए नया तरीका निकाला है। रिजर्व बैंक बैंकों के एसेट का रीवैल्यूएशन कराना चाहता है और इसी पर और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, ये समझाएं कि एसेट रीवैल्यूएशन आखिर कैसे होगा और इससे फायदा क्या होगा? देखिए, कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी हो, उसकी बैलेंस शीट में कोई भी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट उसकी कॉस्ट पे, लागत पे दिखाया जाता है। अगर आपने 10 साल पहले कोई एसेट खरीदा तो 10 साल पहले की लागत पे आपके बुक में लिखा होता है। अगर किसी ने मिसाल के तौर पे 50 साल पहले कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई एसेट खरीदा, तो वो उनकी बुक में उसी दाम पे लिखा होता है। आज की तारीख में अगर उसको आप लिखते हैं तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। मुंबई में किसी बैंक ने साउथ बॉम्बे में प्राइम लोकेशन पे 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 1960 में ली होगी, तो आज उसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इस तरह का एक रिवैल्यूएशन अगर होता है तो बैंक की जो कैपिटल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे फायदा कैसे होगा? आज बैंक्स को काफी राइट ऑफ करने की जरूरत है, प्रोविजनिंग करने की जरूरत है NPA होने की वजह से। अब मिसाल के तौर पे अगर बैंक के पास 5000 करोड़ की कैपिटल है और उनको 1000 करोड़ रुपए का एक राइट ऑफ करना है, अगर वो राइट ऑफ करते हैं अपनी कैपिटल में से तो उनकी कैपिटल बचेगी केवल 4000 करोड़ रुपए। लेकिन वही बैंक अगर अपनी बिल्डिंग का, अपनी एसेट्स का रिवैल्यूएशन करके दिखाए, 1000 करोड़ रुपए उनके कैपिटल में ऐड करे और उसके बाद 1000 करोड़ का राइट ऑफ ले ले, तो बाद में अंत में उसकी कैपिटल 5000 करोड़ रुपए पे ही रहेगी। तो उसके वैल्यूएशन पे, उसकी बुक वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले केस में
बैंक को या तो सरकार से पैसे और लेने पड़ेंगे, रिकैपिटलाइजेशन करना होगा, या बाजार से पूंजी उठानी होगी। लेकिन अगर वो रिवैल्यूएशन का रास्ता अपनाए तो ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रदीप, लेकिन यहाँ पर इस खबर से बाजार की खुशी ज्यादा देर आखिर टिक नहीं पाई, तो ये समझाएं कि ऐसा क्यों हुआ? रिवैल्यूएशन को लेकर बाजार के दिमाग में कुछ सवाल हैं। पहले तो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है उसको टियर 2 कैपिटल के तौर पे यानी डेट कैपिटल माना जाता है, इक्विटी कैपिटल नहीं, तो ये एक बड़ा फर्क है। दूसरे, अगर आपने 1000 करोड़ का रिवैल्यूएशन दिखाया तो उसमें से 55% ही केवल काउंट होगा, यानी 1000 करोड़ का फायदा लेने के लिए 2000 करोड़ का आपको रिवैल्यूएशन दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं वो केवल बुक एंट्री हो रही है, दरअसल कोई कैश बैंक के हाथ में नहीं आ रहा है। पहले निवेशकों ने कई बार कई पीएसयूज में प्रॉपर्टी देख के निवेश किया है, आईएफसीआई में, आईटीआई में, एमटीएनएल में, लेकिन ये कंपनियां, ये पीएसयूज कभी वो प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है रियलाइज नहीं करते हैं। अगर वो सेल एंड लीज बैक या ऐसा कोई भी तरीका अपनाएं या 10-20% ही प्रॉपर्टी बेच दे तो उनके शेयर होल्डर्स को बहुत फायदा हो सकता है, पर वो ऐसा कभी करते नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 1000 करोड़ रुपए का रिवैल्यूएशन रिजर्व दिखाकर आप जो काम करना चाहते हैं उसकी जगह अगर सरकार 1000 करोड़ रुपए का रिकैपिटलाइजेशन करे या ये बैंक बाजार से पैसे उठाएं तो कैश हाथ में होने से उसकी लेंडिंग की जा सकती है। और अगर आप 1000 करोड़ रुपए की इक्विटी लेते हैं उस पर आपको ब्याज तो देना नहीं है, इक्विटी शेयर इशू किए हैं, और वो 1000 करोड़ रुपए से आप बिजनेस करते हैं, 100 करोड़ रुपए कम से कम सालाना उससे आमदनी होती है, तो तुरंत बैंक का मुनाफा बढ़ जाएगा। ये सब कुछ उसमें नहीं होगा। इसलिए बाजार कितनी तेजी दिखाएगा, इन बैंकों के वैल्यूएशन कितने बढ़ेंगे, इस पर अभी काफी सवाल है। बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां क्रेडिट पॉलिसी ने आज बाजार का भी मूड खराब कर दिया। खराब ग्लोबल संकेतों में ने आज आग में घी का काम किया है। साथ ही क्रूड और मेटल में तेज गिरावट से भी सेंटिमेंट बिगड़े। आखिरी घंटे में जोरदार बिकवाली हमने आज बाजार में देखी। सेंसेक्स 286 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी की बात करें तो इसमें 100 पॉइंट की गिरावट हमने देखी। मिड कैप शेयर आज करीब 1.5% टूटकर बंद हुए हैं और इसके अलावा बैंक निफ्टी 1.5% से ज्यादा आज टूटकर बंद हुआ है। मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा कमजोरी थी। ऑयल एंड गैस शेयरों ने भी जमकर आज बिकवाली देखी। फार्मा और पावर शेयरों की भी आज खूब पिटाई हुई है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई जैसे बैंकिंग दिग्गजों ने बैंक निफ्टी को आज नीचे खींचने का काम किया। उत्पादन में कटौती की उम्मीद धुंधली पड़ने के कारण कच्चे तेल पर भारी दबाव देखा जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम करीब 5% यहां पर टूटे हुए हैं। घरेलू बाजार में इसी गिरावट का असर हम देख रहे हैं। रूस और ओपेक देशों के बीच उत्पादन कटौती पर समझौता होने की संभावना कम होने के कारण क्रूड पर फिर से बिकवाली हावी हो गई है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि ओपेक देश उत्पादन कटौती पर राजी नहीं होंगे क्योंकि कीमतें बढ़ने के बाद रुकी हुई सप्लाई फिर बाजार में आ जाएगी। और अब बात बजट से जुड़ी खबरों की। रेल बजट से ठीक पहले इस बात पर विवाद खड़ा हो गया है कि सस्ते यात्री किराए का बोझ कौन उठाए, अनाज की सस्ती ढुलाई पर दी जाने वाली सब्सिडी कौन चुकाए। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस सब्सिडी का बोझ वित्त मंत्रालय उठाए, वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। इस पूरे विवाद पर और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, आखिर ये पूरा मामला क्या है, समझाएं। रेल मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को साफ तौर पर कहा है कि जो सस्ता यात्री किराया है या फिर सोशल सर्विस ऑब्लिगेशन जो रेलवे के पाले में है, अब उसका बोझ रेल मंत्रालय नहीं उठा सकता है। करीब 32,000 करोड़ रुपए सालाना रेलवे सब्सिडी के तौर पर नुकसान उठा रहा है और अब रेल मंत्रालय ये चाहता है कि बजट में, आम बजट में इसकी कोई व्यवस्था की जाए, इस तरह का प्रावधान लाया जाए ताकि जो सब्सिडी का बोझ, एक बड़ा आर्थिक बोझ रेलवे इस वक्त बेयर कर रहा है, उससे रेलवे को छुटकारा मिले। हालांकि वित्त मंत्रालय की तरफ से अभी किसी भी तरीके का आश्वासन नहीं दिया गया है। हमें जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस पूरे मामले पर वित्त मंत्रालय ने एक इंडिपेंडेंट कमेटी की सिफारिश की है। वो इंडिपेंडेंट कमेटी रेलवे के सभी आंकड़ों की स्टडी करेगी और उसके बाद ही इस सिलसिले में कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन दीपाली, ये आखिर मामला पैदा कैसे हुआ, इसकी जड़ क्या रही?
मौजूदा वक्त में रेलवे सोशल सर्विस ऑब्लिगेशन के तहत अलग अलग सेक्टर में छूट दे रही है। अगर मिसाल के तौर पर बात करें तो इसमें सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स और वॉर विडो जैसे लोग शामिल हैं, जिनको रेलवे या जो एक इज्जत पास है वो रेलवे अलॉट करती है, जिसके उस पास पर काफी भारी छूट इन सभी लोगों को दी जाती है। उसकी भरपाई भी रेलवे कर रही है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ फ्रेट की बात करें, जो एक क्रॉस सब्सिडी का फॉर्मूला रेलवे ने अपनाया हुआ है, वो भी अब कारगर साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले से ही फ्रेट की जो परसेंटेज है वो काफी कम हो चुकी है। इकोनॉमी में स्लो डाउन के चलते माल ढुलाई में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए रेलवे अब ये नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से फ्रेट में कुछ बढ़ोतरी की जाए। अब रेलवे का फोकस यही है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन की ओर ध्यान दिया जाए और इसके साथ साथ जो अतिरिक्त सब्सिडी का नुकसान है उससे रेलवे को छुटकारा मिल सके। बिल्कुल, शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए दीपाली। हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी कंपनी में 40 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं तो वो अपनी सैलरी का ब्रेकअप खुद तय कर सकेंगे, यानी प्रोविडेंट फंड में निवेश करना है या नहीं, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कौन सी स्कीम चुने, इस बात की छूट उन्हें मिल जाएगी। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने इस बारे में प्रस्ताव तैयार किया है और बजट तक इसका ऐलान कर दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो पूरी सैलरी घर ले जा सकते हैं। सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी और मिलने वाली सैलरी में अंतर काफी कम रख सकते हैं। जी हां, श्रम मंत्रालय ने ऐसा प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसके तहत कर्मचारी को इस बात की छूट होगी कि वो प्रोविडेंट फंड में निवेश करें या ना करें। साथ ही उनके पास प्रोविडेंट फंड या न्यू पेंशन स्कीम में से किसी एक में निवेश करने का भी विकल्प होगा। इसी तरह कर्मचारी चाहें तो एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम यानी ईएसआई में पैसा डालें या फिर दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चुनें, लेकिन शर्त यह है कि उस कंपनी में कम से कम 40 कर्मचारी काम करते हों। साथ में मैनेजमेंट ये फैसला तभी ले सकता है जब 2/3 कर्मचारी इस पर अपनी सहमति दे दें। दरअसल पिछले बजट में जब ये प्रस्ताव पेश किया गया था तो कर्मचारी यूनियनों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। उनकी दलील ये थी कि इस नियम के लागू होने के बाद कंपनी इसका गलत फायदा उठा सकती है। इस वजह से श्रम मंत्रालय ने इन कठिन शर्तों के साथ प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है और इस बजट तक इसका ऐलान कर दिया जाएगा। जानकारों का कहना है कि ये श्रम कानून में सुधारों की तरफ एक बड़ा कदम होगा। खास तौर से युवाओं को संगठित क्षेत्र में काम करना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। सीटीसी का दुनिया हो गया है कॉस्ट टू कंपनी, तो बेनिफिट्स रेजिम प्रोविडेंट फंड और ईएसआई में चॉइस हो कि किसको पैसा दें और किस लेवल पे पैसा दें। कोई लोग 24% देना चाहें तो दे। दरअसल अभी असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी उन्हें मिल जाती है, लेकिन अगर वही कर्मचारी संगठित क्षेत्र में काम करता है तो प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, स्टैट्यूटरी बोनस और ग्रेच्युटी जैसे अलग अलग मद में सैलरी का एक बड़ा हिस्सा कट जाता है। लेकिन प्रस्तावित नियम लागू होने से संगठित क्षेत्र में कर्मचारी भी अपनी पूरी सैलरी ले सकेंगे। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। अब बात कल से शुरू होने वाले ऑटो एक्सपो की। कल ऑटो एक्सपो से पहले आज 2 बड़े लॉन्च हुए हैं। एडवेंचर और टूरर के दीवानों के लिए रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन बाइक पर से पर्दा उठाया है। कंपनी इस बाइक को मार्च में लॉन्च करेगी। रॉयल एनफील्ड के बेड़े में बुलेट, क्लासिक, थंडरबर्ड और कॉन्टिनेंटल जीटी के बाद हिमालयन 5वीं मॉडल है। इस बाइक की खासियत यह है कि इसमें 410 सीसी का इंजन लगा है और 24 bhp का पावर देता है। पावर के साथ पहाड़ी रास्तों पर भी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इसे बनाया गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए इसके बॉडी को भी डिजाइन किया गया है। माना यह जा रहा है कि इसकी कीमत 1,80,000 से 2 लाख रुपए के बीच होगी। फॉक्सवैगन ने ऑटो एक्सपो से पहले अपनी कॉम्पैक्ट सेडान कार AMEO लॉन्च कर दी है। फॉक्सवैगन के बेड़े में ये कार पोलो और वेंटो के बीच की कार होगी और इसमें पेट्रोल इंजन के साथ डीजल इंजन के ऑप्शंस भी हैं। पेट्रोल वेरिएंट वाली MEO में एक 1.2 लीटर और डीजल वेरिएंट में 1.5 लीटर का इंजन है और इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर के साथ ऑटोमेटिक गियर का भी ऑप्शन होगा। कॉम्पैक्ट सेडान कार होते हुए भी इसमें 310 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है और कंपनी ने कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसकी कीमत 5.5 लाख से 8 लाख रुपए के बीच होगी।
कार और बाइक के दीवानों के लिए फिर से सज रहा है ऑटो एक्सपो 2016 और इस बार ऑटो एक्सपो में पिछले बार के मुकाबले ज्यादा लॉन्च होने की उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि 80 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स पर से पर्दा उठेगा। तेरहवें ऑटो एक्सपो में देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी विटारा ब्रेजा लॉन्च करेगी। माहौल बनाने के लिए कंपनी इसका टीजर पहले ही जारी कर चुकी है। इसके साथ ही कंपनी 7 सीटर वैगनार और नई आर्टिका भी पेश करेगी। Hyundai के बेड़े से मिड साइज एसयूवी 200 के लॉन्च के साथ परफॉर्मेंस कार ग्रैंड टूरिज्मो भी दिखेगी। साथ ही जेनेसिस ब्रांड की भी कई गाड़ियां शामिल होंगी। होंडा अपनी 7 सीटर एसयूवी BRV के साथ नई अकॉर्ड को लॉन्च करेगी। टाटा मोटर्स इस बार 20 नए प्रोडक्ट दिखाने वाला है। इनमें पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल भी शामिल हैं। पैसेंजर सेगमेंट में जीका, कॉम्पैक्ट सेडान काइट 5, प्रोडक्शन रेडी एसयूवी हेक्सा और नेक्सॉन भी शामिल है। महिंद्रा अपने 2 व्हीलर से लेकर कॉन्सेप्ट कार पर से पर्दा उठाने वाली है। 2 व्हीलर में महिंद्रा 2 व्हीलर और पूजो ब्रांड के साथ जेनजी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर भी होगा। 4 व्हीलर में XUV 500 का कूपे वेरिएंट और सैंगयोंग टिवोली भी शामिल है। लग्जरी कार कंपनियां भी पीछे नहीं हैं। फिएट क्राइसलर अपनी 2 SUV चेरोकी और रैंगलर लॉन्च करने वाली है। मर्सिडीज कई कारें शोकेस करने वाली हैं, जिनमें कॉम्पैक्ट SUV GLC और S कैब्रियोले पर सबकी नजर होगी। BMW अपनी नई 7 सीरीज और नेक्स्ट जेनरेशन वाली X1 पर से पर्दा उठाएगी। Audi अपनी नई A4, RS और R8 दिखाने वाली है। Jaguar Land Rover अपनी नई XE, F-Pace और Evoque कन्वर्टेबल पर से भी पर्दा उठाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट। ऑटो एक्सपो की शुरुआत कल से, लेकिन फिलहाल हम रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद टीवी फ्रिज की तरह अब आपकी कारों को भी मिलेगी रेटिंग। पूरी खबर आपको देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। लफार्ज इंडिया ने बिरला कॉर्प का साथ छोड़ दिया है। लफार्ज ने फैसला किया है कि कंपनी अब बिरला सीमेंट के साथ हुई डील को आगे नहीं बढ़ाएगी। वहीं बिरला सीमेंट का कहना है कि कंपनी लफार्ज के खिलाफ कानूनी कदम उठाएगी। और पिछले साल अगस्त में दोनों कंपनियों के बीच 5,000 करोड़ की डील हुई थी, जिसके तहत बिरला कॉर्पोरेशन लफार्ज इंडिया के 2 सीमेंट प्लांट्स का अधिग्रहण करेगी, जिनकी उत्पादन क्षमता सालाना करीब 51.5 लाख टन है। और ये 2 प्लांट हैं छत्तीसगढ़ के सोनाडी स्थित इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट और झारखंड के जोजोबेड़ा में स्थित प्लांट। आगे बढ़ते हैं। अब टीवी फ्रिज की तरह कार को भी स्टार रेटिंग मिलेगी। जी हां, सरकार अब गाड़ियों के माइलेज या फ्यूल एफिशिएंसी के लिए स्टार रेटिंग जरूरी बनाने जा रही है। आइए पूरी खबर पर बात करते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, बताएं कि आखिर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है और इसे लाने का मकसद क्या है सरकार का? कविता, इस प्रस्ताव के आने के बाद किसी गाड़ी के माइलेज को पता करना बहुत ही आसान हो जाएगा। हर कार पे एक स्टिकर चिपका होगा, टेम्पर प्रूफ स्टिकर होगा, उसमें उसे एक रेटिंग दी जाएगी। यानी कि ऑटो मेकर के लिए बहुत जरूरी होगा कि उसकी माइलेज कितनी है वो बहुत ही स्टार के माध्यम से वो बता सके। यानी कि अगर उसकी माइलेज ज्यादा है तो ज्यादा स्टार मिलेंगे और कम है तो कम स्टार मिलेंगे। और ये बहुत ही साफ साफ गाड़ी के शीशे पे लगा होगा। इसका मकसद ये है कि जो कंफ्यूजन होता है कई बार लोगों को, या जो डीलर की बात से और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं गाड़ी खरीदते वक्त, अब वो नहीं होगा। एक बहुत ही आसान तरीका होगा। अगर ज्यादा माइलेज है तो उसे ज्यादा स्टार मिलेंगे और कम माइलेज है तो कम स्टार मिलेंगे। इसके अलावा जो एक फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर लोगों में जागरूकता है वो भी बढ़ेगी इसको लेकर, क्योंकि 5 स्टार या 4 स्टार जो गाड़ियां हैं उनको खरीदने में ज्यादा लोगों का रुझान होगा। तो सरकार का एक मकसद ये भी है। बिल्कुल, तो यहाँ पे लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी गाड़ी खरीदने में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए रोहन। आने वाले दिनों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT की फीस 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ सकती है। इंस्टीट्यूट को फाइनेंशियल मामलों पर सुझाव देने वाली कमेटी ने छात्रों की फीस में 200% की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव दिया है। यानी 90,000 की सालाना फीस बढ़कर 3 लाख रुपए की जा सकती है। कमेटी के डायरेक्टर्स की यह भी सिफारिश है कि 2,000 करोड़ रुपए की एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनाई जाए। और कमेटी के मुताबिक NBFC भविष्य के अहम प्रोजेक्ट्स, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस की जगह बेहतर करने के लिए बिना ब्याज का लोन मुहैया कराएगी।
आमतौर पर ऐसा चुनावी चकल्लस हिंदुस्तान में ही होता है, लेकिन लगता है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से कुछ चुनावी रंग ले लिए हैं। अब देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चुनाव के वक्त ऐसे बोल वचन सुनाई दे रहे हैं कि लगता है कि अमेरिका नहीं, अपने ही देश का कोई चुनाव है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश में दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रेसिडेंशियल डिबेट हो या फिर उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया, लोकतांत्रिक चुनाव की नजीर के लिए दुनिया अमेरिका की ओर देखती है। लेकिन इस बार अमेरिका में जो हो रहा है वो नया सा है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही पार्टियों से ऐसे लोग उम्मीदवारी की दावेदारी कर रहे हैं जिन्हें सुनकर अपने देश में होने वाले चुनावी बोल बच्चन की याद आ जाती है। एक उदाहरण देखिए। बिजली आई, बिजली मिली, बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। Written by a nice reporter. Now the poor guy, you got to see this guy. Oh, I don't know what I said. I don't remember. He's going like, I don't remember. Oh, maybe that's what I said. रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप बदजुबानी की हद तक बेबाकी के लिए कुख्यात हो गए हैं। उनकी तमन्ना देखिए, मुसलमानों को घुसने नहीं देंगे। Total and complete shutdown of Muslims entering the United States. मेक्सिको की सीमा पर दीवार खड़ी कर देंगे। लेकिन लगता है डोनाल्ड के ये दांव डक साबित हो रहे हैं। अमेरिकी राज्य आयोवा में डोनाल्ड उम्मीदवारी नहीं जीत पाए। यहाँ डोनाल्ड से आगे निकल गए टेड क्रूज, जिन्हें परंपरावादी माना जाता है। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका में इस बार बातें जरा हटके हो रही हैं। अब डेमोक्रेट बर्नी सैंडर्स को ही सुन लीजिए। बोलते हैं तो लगता है अपना ही कोई नेता है जो चुनावी वादों की बौछार से जनता को भिगो देना चाहता है। अच्छे दिन If they have the ability, they're going to get a college education. And today I just introduced legislation that would make public colleges and universities tuition free. सैंडर्स की चुनावी चाशनी का आयोवा में असर भी हुआ है। अब तक डेमोक्रेट्स में हिलरी क्लिंटन की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन आयोवा कॉकस में सैंडर्स ने उन्हें लगभग बराबरी की टक्कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ आवाज एट 9 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।